हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की डिस्कशन को। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पानीपत के बारे में। आपको पता है, अभी तक जहाँ तक आप लोगों ने मेरी डिस्कशन सुनी है कि पानीपत में 3 इम्पॉर्टेंट डिसाइसिव बैटल्स इतिहास में लड़े जा चुके हैं जो कि एम्पायर शेकिंग बैटल थे। नाउ वाई वी आर कॉलिंग दिस एज एम्पायर शेकिंग बैटल, बिकॉज इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी पानीपत के अंदर युद्ध लड़े गए हैं वो ये डिसाइड करने का काम करते थे। इतिहास में जो 3 इंपॉर्टेंट बैटल लड़े गए हैं, बैटल ऑफ पानीपत 1, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इन तीनों पानीपत के युद्धों में हमें ये देखने को मिला है कि दो पार्टीज हैं यहाँ पर जो युद्ध लड़ रही हैं। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसा मान लो, ए और बी। अब यहाँ पर जो भी जीतेगा वही जाकर हिंदुस्तान के तख्त पर विराजमान होगा और उसके कब्जे में आएगी दिल्ली। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हम कह सकते हैं कि इट वॉज अ डिसाइसिव बैटल। अहमद शाह अब्दाली को दिल्ली मिल गई थी, पूरा पूरा उसके पास मौका था हिंदुस्तान के तख्त पर विराजमान होने का, लेकिन फिर भी since he was busy in the politics and certain situations in Afghanistan, तो वो अपने होम कंट्री रिटर्न कर गया एंड यहाँ पर किसी को वो छोड़कर नहीं गया, बस जितना माल लूट सकता था 1767 में वो वापस लौट गया था। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा भी था कि अहमद शाह अब्दाली की जो इन्वेजन्स हैं वो हमें 1748 से 1767 तक देखने को मिलती हैं भारत के अंदर। 1767 के बाद वो कभी भी भारत नहीं आया, वो लौट गया था। उसके बाद हमें उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। ठीक है, विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो ये पानीपत है इसको लेकर अक्सर ये सवाल उठता है इतिहासकारों के बीच में, हिस्टोरियंस के बीच में, कि यार जब ये एम्पायर शेकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स पानीपत की भूमि पर, पानीपत की धरती पर ये लड़े गए 3 इंपॉर्टेंट युद्ध, एम्पायर शेकिंग बैटल्स थे, ये एम्पायर शेकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये सारी बातें हमें समझ में आती है, लेकिन वाई पानीपत ओनली? ये सारे बैटल्स जो है वो पानीपत में क्यों लड़े गए? ये और भी तो कहीं लड़े जा सकते थे। यहाँ पर आसपास और भी तो इलाके थे, लाइक यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी लड़ा जा सकता था ये वाला युद्ध, या फिर नर्दर्न इंडिया के अलग अलग कोनों में भी लड़ा जा सकता था ये वाला युद्ध, लेकिन पानीपत ही क्यों? और पानीपत एक जगह है हरियाणा के अंदर, तो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या रही है ये हमें सीखना पड़ेगा। अब ये जो सवाल है ये इतना इम्पॉर्टेंट है, हमें कुछ कुछ चीज़ों के बारे में ना बियॉन्ड द टेक्स्ट भी सोचना पड़ता है। और यूपीएससी, स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम जो ये कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं ना, अब तो ये राइटर ने पीएमएफआईएस की बुक में लिख दिया इनकी टीम ने, लेकिन इसका क्वेश्चन बहुत साल पहले, लगभग 10 साल पहले यूपीएससी के मेंस में आया था, जब यूपीएससी का पैटर्न 2013 में चेंज हुआ था। ठीक है, पानीपत का एक क्वेश्चन था जो कि यूपीएससी के मेंस में पूछा गया था। ये था वो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2014 में आया था। हाँ, वही मैंने आपको कहा कि 10 साल पहले ये यूपीएससी में आ चुका है। क्वेश्चन ये था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1761। इसके बारे में हमने रिसेंटली लास्ट क्लास में ही कवर करा है पूरा कंटेंट, हमें पता है ये वाली चीज़। इट वॉज फॉट बिटवीन मराठास एंड अफगान्स, अहमद शाह अब्दाली एंड सदाशिव राव भाऊ, अगर हम प्रिसाइजली कैरेक्टर्स के नाम लें। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में नहीं है। ये तो एक स्टेटमेंट दे दी यूपीएससी ने, ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन मेन पार्ट जो हमें इस क्वेश्चन का एड्रेस करना था इसके अंदर, द पॉइंट ऑन विच वी नीड टू हिट द बुल्स आई, वो ये था इसका सेकेंड हाफ वाला पार्ट। वाई वर सो मैनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स वर फॉट एट पानीपत? ठीक है, इतने सारे एम्पायर शेकिंग बैटल्स पानीपत की धरती पर क्यों लड़े गए? अब देखो होता क्या है, जब यूपीएससी का पेपर हो जाता है ना, उसके बाद नए नए एडिशंस निकाल कर नए नए कंटेंट को डालना बहुत इजी होता है। अभी जैसे आप इस बुक को पढ़ रहे हो ना, इस पेज को पढ़ते हुए जब मैं इसका कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे ये लगा
कि सालों PMFIS वाली टीम को मैं कह रहा था कि सालों अगर ये क्वेश्चन 2014 में आया होता और 13 में तुम्हारी ये बुक होती, अगर हम साल 2013 में बैठे होते, 101% गारंटी है कि ये वाला कंटेंट इनकी बुक के अंदर नहीं होता। अब क्योंकि इन्होंने एक बुक प्रिपेयर करी है जहाँ पर स्टूडेंट्स को सब कुछ देना चाहते हैं, तो आप इसको सोचकर इम्प्रेस हो सकते हो जब PYQs को देखोगे, अरे हाँ 2014 में UPSC का क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाली बुक तो कितनी अच्छी है, इसके अंदर तो ये बना बनाया कंटेंट दे रखा है। नए नए एडिशंस जो निकलते हैं ना किसी भी ऑथर्स के, जैसे लक्ष्मीकांत का अभी 15-14 दिन पहले 8th एडिशन आ रखा है, ठीक है। पूनम दलाल दहिया का 3rd एडिशन आया अभी कुछ टाइम पहले। तो पॉलिटी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर भी नए नए एडिशंस इसलिए आते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ना बेवकूफ़ बनाया जा सके, कि वो चीज़ वो स्टूडेंट्स देख लें कि अभी 2-3 साल पहले ये वाला क्वेश्चन आया था जिसका आंसर कहीं पर भी नहीं है, गूगल से भी हमें मिल नहीं पा रहा है, लेकिन वाओ यार इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप ना हमेशा अपनी एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट करना सोर्सेज से ज़्यादा। जैसे हम जो वर्ड टू वर्ड डिस्कशन करते हैं, इतनी ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, वो मेरा मकसद ये रहता है कि आपकी थिंकिंग को अनलॉक करना, ताकि आप डाइवर्स तरीके से सोच सको, आपके अंदर एक एनालिटिकल पावर आ सके। अब ये वाला जब क्वेश्चन आया था, I have talked to many faculties who were teaching history in many reputed institutes of UPSC in Delhi. Even those faculties could not think at that particular moment of time. ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, हालांकि वो मुझसे सीनियर है, भैया बोलता हूं मैं उनको। ही इज IPS ऑफिसर करेंटली पोस्टेड इन पंजाब। तो वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उन्होंने MPhil PhD तक कर रखी है। ही वॉज टेलिंग मी कि जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था, इस साल उनका सिलेक्शन जो है 2014 में जब ये क्वेश्चन आया था, इसी साल उनका सिलेक्शन हुआ था। तो ही वॉज सेइंग कि मैंने कभी सोचा ही नहीं दिपांक इस चीज़ के बारे में कि पानीपत ही क्यों, तो मैं कुछ भी करके लिखाया, छोड़ा तो नहीं था उन्होंने, कुछ भी करके लिखाया। लेकिन पुराने कैंडिडेट से अगर आप बात करोगे जिन्होंने ये अटेम्प्ट दिया होगा 2014 का, और ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है, तो उनके पास ज़्यादा कंटेंट नहीं होता इसमें लिखने के लिए। तो पॉइंट या मैसेज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आप हर चीज़ अंडर द सन प्रिपेयर नहीं कर सकते, फिर चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सम क्वेश्चंस आर सपोज टू बी लेफ्ट। मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को भी देखा है कि जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, उनकी एक स्ट्रैटेजी रहती है, वो पहले से ही घर से सोच कर ये जाते हैं कि हम 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे, जो ये 2 क्वेश्चंस ऊट पटांग होंगे, थोड़ा बहुत भी कंटेंट हमें उसके बारे में पता होगा, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत भी पता होगा हम तब भी उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हम इसके जो टाइम है, 8 मिनट चाहिए होता है क्वेश्चन को लिखने के लिए, तो जो 16 मिनट का जो टाइम है, हम उन 16 मिनट को यूटिलाइज करके इन 18 क्वेश्चंस को अच्छे से निखारेंगे, इनको अच्छे से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इंडिया का मैप बना देंगे, इंपॉर्टेंट लाइनों को स्कॉलर्स को अंडरलाइन कर देंगे। तो दे वांट टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स इन दीज 18 क्वेश्चंस। दे डू नॉट केयर अबाउट 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस जहां पर उनके पास कंटेंट कम है और यूजलेस टोन के वो बेसिकली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो खैर, अब तो हमारे सामने कंटेंट ये वाला है, और जब वो पेपर हो चुका था 2014 का, तो उसके बाद जब इंस्टीट्यूट से एनालिसिस डिस्कशन वगैरह करी, तो ये वाला टॉपिक फिर तो सबको पता लग गया था, ठीक है। तो अभी के लिए, क्योंकि आपने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना या नहीं सोचा होगा कि पानीपत ही क्यों, तो इसको ज़रा हम डिकोड करते हैं। हालांकि NCERT जब हमने डिस्कस करी थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तब मैंने आपको ये वाली चीज़ें बताई थी। एक बारी मैं आपको यहाँ पर PMFIS की बुक में जो लिखा हुआ है एक बारी फिर से डिटेल में बता देता हूँ। देखो, पानीपत जो है वो एक हिस्टोरिक सिटी है। कहाँ पर लोकेटेड है? हरियाणा के अंदर। दिल्ली से ये लगभग 90 किलोमीटर दूर है। ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। यहाँ पर इतिहास के अंदर 3 डिसाइसिव डिसीजन मेकिंग एम्पायर शेकिंग बैटल्स जो हैं वो लड़े गए हैं। एक 1526 में, एक 1556 में। 1526 और 1556 वाले जो युद्ध थे, दे वर डिसाइसिव बैटल्स फॉर डिसाइडिंग द सुप्रीमेसी ऑफ मुगल्स। जो ये 1761 वाला जो बैटल है, ये आप जानते हो, यहाँ पर मुगल साम्राज्य से कुछ लेना देना नहीं था। इट वॉज
बिटवीन अफगान्स वर्सेस मराठास। ठीक है, अफगान्स की सुप्रीमेसी आ गई थी, लेकिन यहाँ पर जो आउटकम निकल कर आया, जो रिजल्ट निकल कर आया, इस युद्ध के जो फ्रूट्स निकल कर आए, उसको किसी ने भी नहीं चखा। मराठास तो हार ही गए थे, तो इनके तो फ्रूट्स को चखने का मतलब ही नहीं बनता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अफगान्स जो है वो जीत गए थे अंडर द छत्र छाया ऑफ अहमद शाह अब्दाली, बट ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन रूलिंग इंडिया एंड दिल्ली। तो ये जो बैटल्स हैं, सवाल ये उठता है कि ये पानीपत के अंदर ही क्यों लड़े गए। इसके पीछे 4 प्रोमिनेंट फैक्टर्स जो हैं वो हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 फैक्टर जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कि वाई पानीपत ओनली, बाय द लोकेशन ऑफ पानीपत, तो एक तो है इन्वेजन रूट्स। फैक्टर नंबर 1, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बताई है अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में कि अगर हमारे सामने ये हमारे भारत का अगर नक्शा है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा उथल पुथल जो हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, इस इलाके के अंदर, जिस एरिया को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर शनि की साढ़े साती हमेशा से विराजमान रहती है। भारत के ऊपर बुरी नज़र लगाने वाले, उसके ग्रह नक्षत्रों को बिगाड़ने वाले शुरू से ही इसी कोने से भारत के अंदर इन्वेजन करते हुए आए हैं। नॉर्थ वेस्ट हमारे देश का एक ऐसा इलाका है कि आप एंशिएंट इंडिया से होते हुए मॉडर्न इंडिया तक और कंटेम्प्ररी इंडिया तक भी आ जाओ तो इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि यहाँ पर हमें सारी इन्वेजन्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से देखने को मिलती हैं। ये एरिया ऐसा है ही शुरू से कि ये कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर स्टेबलाइज्ड नहीं रह पाता है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारे देश का या इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये जो इलाका है, यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, सुनिश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि दिस सर्व्ड एज अ इन्वेजन रूट फॉर मैनी इन्वेजन्स which took place in the past history of India as well as Indian subcontinent. नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इंक्लूडिंग मॉडर्न डे अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है भारत में शुरू से ही इन्वेजन्स का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, और यहाँ पर आप इंडिया का मैप भी देख सकते हो। इन्वेडर्स जो हैं उनको डिफ़िकल्टी ये आती थी कि अगर चलो मान लो कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए, अब मान लो कि वो ना यहाँ पर इस जगह पर राजस्थान वाले इलाके पर या गुजरात वाले इलाके पर यहाँ पर लड़ेंगे, तो ये डेजर्ट रीजन है, ठीक है, और डेजर्ट रीजन पर दे हैड डिफ़िकल्टी इन फाइटिंग द वॉर्स। क्या डिफ़िकल्टी आएगी यहाँ पर? एक तो अगर समर में युद्ध हो रहा है, गर्मियों के मौसम में अगर युद्ध हो रहा है, तो एक तो वहाँ पर जो है हॉट टेम्परेचर होगा, ठीक है, ऊपर से फिर उनको दिक्कत आएगी फूड में और वाटर सप्लाईज में, क्योंकि ये सूखा इलाका है। दूसरा क्या है, अगर हम उत्तर भारत के ये मान लें कि हम ये एनालिसिस करें कि पानीपत को छोड़कर फिर इन्होंने उत्तर भारत के अंदर युद्ध क्यों नहीं लड़े, जो उत्तर भारत के कुछ जंगली इलाके थे, फॉरेस्टेड एरियाज थे, तो वहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको अगर फॉरेस्टेड एरियाज में युद्ध लड़ने हैं तो फॉरेस्ट को आपको सबसे पहले क्लियर भी तो करना पड़ेगा, वरना आपकी जो इतनी सारी फोर्सेस हैं हॉर्सेस की या फिर एलिफेंट्स की, ठीक है, तो वो फिर कैसे लड़ सकेंगी। जंगलों में युद्ध लड़ने का मतलब ये है कि फिर वो युद्ध नहीं है, फिर वो बन जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, आपने अपने एनिमी पर, दुश्मन पर आपने अपने अटैक करा, उसके बाद यू फाइंड अ हाइड आउट, आप छुप जाते हो, यू रिमेन साइलेंट फॉर सम डेज एंड सम वीक्स, आफ्टर दैट यू अगेन बिकम एक्टिव, यू अगेन अटैक, उसके बाद यू अगेन हाइड। तो जैसे पेड़ को मैंने आपको बताया था, मोटे पेड़ को एक कुल्हाड़ी मारकर तोड़ा नहीं जा सकता ना, गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स हमें यह बताती है, दुश्मन को अगर आपको हराना है, अटैक, जस्ट हाइड, रिमेन हिडन,
for some days, some weeks, some months, even for years. Again come to limelight, attack, go in a hideout. ये बार बार करते 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 दुश्मन को आप फिर कमजोर करोगे. लेकिन ये वाले जो युद्ध थे ये तो ऐसे थे करो या मरो वाली स्थिति के ऊपर, कुआं या खाई वाली परिस्थिति के ऊपर ये बेस थे. यहाँ पर इतना टाइम नहीं था दोनों पार्टीज के पास कि वो छुप छुप कर जंगलों में ही महीनों महीनों सालों तक हफ्तों तक घूमते रहेंगे. तो फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर करने के बाद ही आपको सामने वाले की सेना और आपकी सेना सामने वाले को नजर आ पाएगी. वरना अगर जंगलों में युद्ध लड़ना है फिर वो एक बहुत लंबी कहानी चलेगी फिर वो, क्योंकि इट विल नॉट बी इन द नेचर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल बैटल, बट जंगलों का युद्ध लड़ना इज अ काइंड ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर बैटल which takes place not in one day, not in 2 to 3 days. It can extend, it can stretch for some days, some weeks, some months, even for years. जैसा कि हमें देखने को मिला था जब यूएसए ने बहुत साल पहले कहां पर इंटरवीन करा था, वियतनाम के अंदर इंटरवीन करा था और यूएसए को धूल चाटनी पड़ी थी. वो परेशान हो जाते थे क्योंकि वियतनामीज फोर्सेस ने ऐसे ही छुप छुप कर गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक का इस्तेमाल कर कर ये इनको परेशान कर दिया था. फिर अमेरिका ने फाइनली अपने एरोप्लेन से एक तरीके का कोई ऑरेंज पाउडर था जो कि काफ़ी टॉक्सिक होता था. इट वॉज अ काइंड ऑफ एंटी ह्यूमन स्किन कोई पाउडर था वो गिरा दिया था हर एक जगह पर. ठीक है, तो यूएसए के ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस के आरोप लगे थे. जस्ट लाइक जब उसने लिटिल बॉय और फैटमैन के कोड नेम के नाम के 2 बॉम्ब गिराए थे जापान के शहर पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945. तो आप समझ गए होंगे फॉरेस्टेड एरियाज में जस्ट लाइक यूएस और वियतनाम का एग्जांपल मैंने आपको बताया रियल वॉर्स का, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम इसको पढ़ेंगे कभी फ्यूचर में, लेकिन ये आसान नहीं होता है. ठीक है, हैंस जो फ्लैट टेरेन थी, पानीपत की भूमि क्या है, एकदम फ्लैट टेरेन है. और 4th पॉइंट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फ्लैट टेरेन, यहाँ पर इसके आसपास के जो एरियाज हैं दे आर रिच इन या कंड्यूसिव फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है, वो प्रॉपर जंगल भी नहीं है जहाँ पर छुपना पड़ेगा, वो प्रॉपर रेगिस्तानी जैसे राजस्थान के जैसे इलाके होते हैं वैसे भी नहीं है, रेगिस्तानी इलाके नहीं है वो, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ डेजर्ट्स. तो वहाँ पर रिसोर्सेज मिल जाते थे आर्मीज को सस्टेन करने के लिए. तो इस वाले पॉइंट को जहाँ पर ये फ्लैट टेरेन लिखा हुआ है, इस वाले पॉइंट को आप इस वाले पॉइंट से रिलेट करके ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग अपनी बना सकते हो. तो फ्लैट टेरेन ऑफ पानीपत जो कि इन्वेजन रूट्स के पास ही था, जैसे कोई नॉर्थ वेस्ट इंडिया से घुसेगा. ठीक है, उसके बाद उसे ऊपर की साइड पर राजस्थान हरियाणा जो मिलेगा, तो हरियाणा के अंदर ये जो पानीपत की जो जगह थी दिस सर्व्ड एज नेचुरल बैटल ग्राउंड. बनी बनाया एक पूरा सेटअप था. यहाँ पर ना जंगलों को आपको साफ करना है, ना राजस्थान जैसे जो बीहड़ इलाके हैं, जो रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि पानी का इंतज़ाम और खाने की सप्लाईज का इंतज़ाम कैसे होगा अपनी फोर्सेस के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए. दूसरा इसका जो प्लस पॉइंट था कि क्यों पानीपत के अंदर ही ये 3 डिसाइसिव युद्ध जो है वो लड़े गए, इसके पीछे एक प्रमुख कारण था क्लोजनेस टू दिल्ली. पानीपत जो है इट हैज़ प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्लोजनेस ही होता है. ठीक है, पानीपत इज क्लोज टू दिल्ली, इट हैज़ प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, जो कि हिस्टोरिकली एक सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है बोथ पॉलिटिकली एंड कल्चरली. ये जो क्लोजनेस थी ये चीज़ काफ़ी इजी कर देती थी रूलर्स के लिए. ठीक है, जो भी दिल्ली के तख्त पर विराजमान था कि उनको अगर वेपन्स चाहिए, मिलिट्री एड चाहिए या फूड सप्लाईज चाहिए. अब आप कहोगे कि सर आप ये क्यों बोल रहे हो कि जो दिल्ली के तख्त पर विराजमान था, दिल्ली को तो छीनने के लिए ही लड़े जाते थे ना ये वाले युद्ध. तो दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. एक पार्टी पानीपत के युद्धों में, आप एक चीज़ देखना, एक पार्टी डिफेंडर है, एक पार्टी अटैकर है. लड़ाई किस चीज को लेकर है? लड़ाई है दिल्ली को लेकर. एक जन ओरिजिनली विराजमान है दिल्ली के तख्त पर, या एटलीस्ट वो
इंडिया की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा है, दूसरे का मकसद ये है कि दिल्ली को हम छीन ले। एग्जाम्पल दूं, प्रूफ करता हूं इस चीज को। बाबर ने यहां पर दिल्ली को छीनने की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली के तख्त पर ऑलरेडी इब्राहिम लोदी विराजमान था। सिमिलरली 1556 में जब दूसरा युद्ध होता है पानीपत का, उस टाइम पर अकबर के पापा वैसे तो पहले विराजमान थे, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में। ये लोग अपना सेंटर चेंज करते रहते थे बैठने का, आगरा दिल्ली, दिल्ली आगरा, ठीक है। लेकिन अकबर उस टाइम पर छोटा था, और बैरम खान की छत्र छाया के अंदर इसने लड़ा था ये दूसरा बैटल ऑफ पानीपत, जो कि मैंने आपको ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जो मूवी थी जोधा अकबर, वहां से मैंने आपको कुछ सीन्स दिखाए थे, उसका स्टार्टिंग का सीन था, है ना। हेमू की आंख में तीर लग जाता है और वो हार जाता है उसके बाद। सिमिलरली अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर इन्वेडर था, लेकिन दिल्ली के तख्त पर हम ये मानते हैं कि चलो मराठास विराजमान नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी को तो डिफेंड करने का काम कर रहे थे ना। इस टाइम पर इनको पता था, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, अगर अहमद शाह अब्दाली नहीं आता तो 90% चांसेस ये थे कि मराठा साम्राज्य के लोग मुगल साम्राज्य के लोगों को साइडलाइन करके या उनकी पावर को ओवरटेक कर कर हिंदुस्तान के शासक बन जाते, पूरे हिंदुस्तान के शासक बन जाते। इसलिए मैं आपको ये वाली चीज बोल रहा हूं दिल्ली के पर्सपेक्टिव से कि यहां पर दिस क्लोजनेस ऑफ पानीपत टू दिल्ली मेड इट इजी फॉर द रूलर ऑफ दिल्ली। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पर कंफ्यूज मत होना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनालिसिस। कि आप सोचो कहीं सेल्फ स्टडी करते हुए कि सर ये रूलर ऑफ दिल्ली क्यों लिखा हुआ है, तो दो पार्टीज के बीच में लड़ाई हो रही है ना। इस चीज को याद रखना, ऑलरेडी दिल्ली के ऊपर कोई ना कोई रूल कर रहा है या दिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहा है। मराठास के केस में हम मानते हैं कि दिल्ली के तख्त पर विराजमान नहीं है अभी मराठास, अभी मुगल्स ही हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर हमने उनको पता था कि अगर हमने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया तो फिर मुगलों को हराना या हटाना या उनकी पावर को ओवरटेक करना हमारे लिए कोई चुनौतीपूर्वक टास्क नहीं है। फिर ये कोई चुनौतियों से भरा नहीं है, फिर वो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, हम वो वाला काम बहुत जल्दी कर देंगे। लेकिन अहमद शाह अब्दाली को ही ये हरा नहीं पाए तो फिर इनकी पावर खाक में मिल गई, धूल में मिल गई, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री कंसिडरेशंस, जो फ्लैट टेरेन था अराउंड पानीपत, उसने एक आइडियल बैटलफील्ड का ग्राउंड जो है वो प्रोवाइड करा, ताकि यहां पर दोनों साइड की जो सेनाएं हैं उनकी सेना का जितना बल है, चाहे फिर वो लार्ज स्केल सोल्जर्स की फॉर्म में हो, हाथियों की फॉर्म में हो, घोड़ों की फॉर्म में हो, कुछ भी हो, तो लार्ज स्केल कैवेलरी वॉरफेयर इनके बीच में लड़ा जा सकता है, जो कि एक डोमिनेंट फीचर था मिलिट्री स्ट्रैटेजीज का इस रीजन में उस ज़माने में। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया उस ज़माने के अंदर ये डोमिनेंट फीचर था मिलिट्री स्ट्रैटेजी का। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि उस ज़माने के अंदर कोई भी ना गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह लड़ना पसंद नहीं करता था, बिकॉज मंथ्स एंड ईयर्स लग सकते थे इसके अंदर, ठीक है। तो वो आमने सामने ही युद्ध लड़ना चाहते थे, लार्ज स्केल कैवलरी को लाकर, ठीक है, आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए। अच्छा, हम ये वैसे काफ़ी बार, हज़ारों बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैवलरी एंड इन्फेंट्री। सेना में ये दो चीज़ें क्या होती हैं किसी भी सेना में, इन इंग्लिश टर्म्स का क्या मतलब है, हिंदी के अंदर मुझे समझाओ। कैवलरी और इन्फेंट्री में क्या डिफरेंस होता है, कोई भी बताओ। कैवलरी कौन सी सर्विस होती है? क्या होता है रिया? अच्छा, देवा कह रही है इन्फेंट्री फुट सोल्जर्स होते हैं, कैवलरी राइडिंग हॉर्स इन फाइट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो कैवलरी है, दीज आर दो सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स, घोड़े के ऊपर बैठकर।
इन्फेंट्री आर फुट सोल्जर्स, जो कि चल चल कर कदमों पर ये लड़ेंगे, इनको हम कहते हैं फुट सोल्जर्स। इनको हम कहते हैं हॉर्स सोल्जर्स। एनसीईआरटी के लेवल से ही मैंने आपको ये वाली चीज़ें हज़ारों बार लाखों बार बता रखी हैं, ठीक है। इनको याद रखना, कंफ्यूज मत होना इन दोनों टर्म्स में, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाली चीज़। तो उसके बाद एग्रीकल्चर रिचनेस, ये जो है फर्टाइल प्लेन्स अराउंड पानीपत, दे वर कंड्यूसिव, दे सर्व्ड एज आइडियल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे दोनों की आर्मीज को सस्टेन करने के लिए। और ये जो इस रीजन का जो कंट्रोल था ये क्रूशियल इसलिए भी था ताकि कोई भी आगे चलकर जो जीतेगा उत्तर भारत के अंदर उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है पानीपत के इर्द गिर्द, दिल्ली के इर्द गिर्द जो भी खेती बाड़ी वाला उस ज़माने के अंदर जो इलाका था, फिर वो दिल्ली में बैठे शहंशाहों की पूर्ति कर सकेगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज अगर होंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ अच्छी होगी, तो खाना पीना और फूड सप्लाईज जो होंगे, जो रिसोर्सेज होंगे, वो युद्ध के बाद भी आर्मीज़ को मिलते रहेंगे। इसलिए दिल्ली क्योंकि एक शुरू से ही सेंटर ऑफ पावर माना जाता है, तो युद्ध अगर एक डिसाइसिव युद्ध है ये वाला, जिसका कंक्लूजन निकल कर आना है कि कोई भी एक पार्टी जीतेगी, तो उस पार्टी के जीतने के बाद उसको ये भरोसा रहता था कि आसपास दिल्ली और पानीपत के इर्द गिर्द जो खेती बाड़ी वाले इलाके हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस प्रकार होती रहेगी कि आगे चलकर हमें उसका फ़ायदा मिलेगा, फिर हम उसको कंट्रोल करेंगे, हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 में लड़ा गया था। किसके बीच में? बाबर के बीच में, जो कि एक तिमुरिद रूलर था, ठीक है, एंड इब्राहिम लोदी। ये बाबर वेस्ट एशिया से आया था, है ना, और इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली का सुल्तान था। दोस्तों मैंने आपको जो ग्रेटर मुगल्स होते हैं 6, उनको याद रखने के लिए आपको एक एब्रीविएशन बताया था ना मैंने आपको, कि अगर आप ये भूल जाओ कि मुगल्स की क्रोनोलॉजी क्या होती है, तो आप एक वर्ड को याद रख सकते हो, आप एक एब्रीविएशन को याद रख सकते हो, डैट इज भाजसा। व्हाट इज दिस भाजसा? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये होते हैं ग्रेटर मुगल्स। इसके बाद जो लेटर मुगल्स होते हैं वो तो काफ़ी सारे होते हैं और वो आपको पता है कि निकम्मे होते हैं। लास्ट जो मुगल रूलर था, एकदम लास्ट वाला, ही वॉज बहादुर शाह जफर टू। 1857 की क्रांति में, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जब इसने लीडर बनने का डिसाइड करा था क्रांतिकारियों का, और जब ये हार गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो इसको दाढ़ी खींच कर लेकर चले गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। रंगून इसको भेज दिया गया था और इसके बेटों को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई थी, जिसकी फ़ोटो फ्रंट पेज पर बनी हुई है चैप्टर नंबर 2 में, क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी, विच इज़ अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और इब्राहिम लोदी दिल्ली का एक सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया था कि एक फैमिली नहीं होती है। अगर आपको इसकी एब्रीविएशन याद रखनी है तो मैंने आपको पूनम दलाल दहिया की बुक के अंदर ये याद करने का तरीका बताया था। आप इसको याद करके रख सकते हो एस सख्त सल, SKT सख्त, SL सख्त सल। पहला एस क्या होता है? पहले एस का मतलब होता है स्लेव डायनेस्टी, जिसको आप मामलुक डायनेस्टी भी कहते हो। के का मतलब होता है खिलजीस, टी का मतलब होता है तुगलक्स, दूसरे एस का मतलब होता है सैयद्स, और एल का मतलब होता है लोधीस, एंड लास्ट लोधी वॉज इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो बाबर ने इसमें इब्राहिम लोधी को डिफीट करा था, और हमने देखा भी था कि कितना अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट था बाबर। इसके पास सेना बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू इब्राहिम लोधी, लेकिन फिर भी अपनी मिलिट्री स्किल्स और अपने टैक्टिक्स और अपनी पूरी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी के भरोसे ये जीत गया था बाबर, ठीक है। इसने पहले युद्ध से पहले 2 दिन
पूरा का पूरा एक नुमाइना करा था पानीपत की रणभूमि का, उसको देखने गया था कि मैं कहाँ पर अपने घोड़े, अपने जो सेनापति हैं, जो सैनिक हैं, वो कहाँ पर तैनात करूँगा। और इसके पास हमने पूनम दला दहिया की बुक के अंदर दिल्ली सल्तनत के चैप्टर में पढ़ा था, इसके पास 2 धुरंधर तीर कमान चलाने वाले योद्धा भी थे जो कि सबको बिल्कुल एग्जैक्ट निशाने पर मार रहे थे। तो फोर्सेस कम होने के बावजूद भी अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किल्स का और मनोबल पे अपने विश्वास करते हुए ये युद्ध जीत गया था। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म होने के बाद मुगल एम्पायर जो है वो स्टार्ट हो गया था भारत के अंदर। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ा गया था अकबर के बीच में। प्रैक्टिकली इट वॉज नॉट अकबर, प्रैक्टिकली इट वॉज द केयर टेकर ऑफ अकबर, ठीक है। हु वॉज, क्या नाम था उसका बताओ? बैरम खान। वफादार था ये अकबर का, जो कि अकबर को संभालता था, क्योंकि इसके पापा भारत की धरती से भगा दिए गए थे, हुमायूं, ठीक है। तो उस टाइम पर जब अकबर 10-11 साल का, 12 साल का लड़का होता है, वो तो युद्ध नहीं लड़ सकता था, लेकिन बैरम खान ने खुद पावर को अपने हाथ में ना रखते हुए, वो हुमायूं की बड़ी इज्जत करता था, इसके पापा के साथ उसने काम कर रखा था। तो जब हेमू के आँख में तीर लगता है, उसको घुटने पर बिठाकर लेकर आया जाता है, ठीक है। और अकबर को बोलता है बैरम खान कि शहनशाह आलम, आप तलवार उठा के इसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दीजिए, ठीक है। फिर अकबर की तख्तपोशी होती है एस मुगल सम्राट, ठीक है, थर्ड मुगल सम्राट। शॉर्ट में इसको हेमू बोलते थे हम लोग, इसका पूरा नाम था इसका, अकबर की जिससे लड़ाई हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। अकबर ने राजा हेमू को डिफीट कर दिया था इस युद्ध में, और उसके बाद मुगल एम्पायर कंटिन्यूएशन में चलता रहा था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, जिसके बारे में हमने चैप्टर में अभी तक पढ़ा हुआ है। इट वॉज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक अफगान इन्वेडर था, एंड मराठास के बीच में लड़ा गया था। उस टाइम पर मराठा सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम था सदाशिवराव भाऊ। अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को धूल चढ़वा दी थी इस युद्ध के अंदर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मराठास का जो सपना था पूरे भारत को रूल करने का, वो ख़त्म हो गया, और इसने एक अपॉर्चुनिटी दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि वो भारत का कॉन्क्वेस्ट कर सकें। और मैंने आपको 2 टर्म्स बताई थी। इसी युद्ध के बाद, इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप, रिजल्ट के तहत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो सपना था, इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम imperialism to colonialism. ओके, तो ये हमने पढ़ा आज के लेक्चर में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पानीपत फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री, एंड वाइज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर शेकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बैटल्स टुक प्लेस ऑन द लैंड ऑफ पानीपत, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।